Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the organizing and organizing process. Today we will discuss the next topic of organizing, that is the feature of organizing and importance of organizing. Now firstly we take the feature of organizing. कि संगठन के विशेषताएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं विशेषता। देखिए फीचर होता है जो भी चीज़ें, जो भी बातें उस फंक्शन में होती हैं उसे हम सब फीचर्स कहते हैं। जैसा कि हमने कल ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन में किया था, इट इज़ द हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन गोल, कि एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोग मिलकर जब काम करते हैं, सभी लोगों द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन हमारा ऑर्गेनाइजिंग कहलाता था। आज हम उसका कुछ आगे का टॉपिक करते हैं कि इसका फर्स्ट फीचर क्या होता है। फर्स्ट फीचर इज डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क होता है काम का बंटवारा करना। देखिए देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीज़न ऑफ वर्क। कोई भी संस्था ऐसी नहीं होती जहाँ पर काम का बंटवारा नहीं होता, जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा ही सारी संस्था का काम कर लिया जाता है। तो हर ऑर्गेनाइजिंग में काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिस्टी। जो पर्सन जिस काम में परफेक्ट है, जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, हम उस काम का बंटवारा उस पर्सन को कर देते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट फीचर बनता है कि काम को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना। सेकंड पॉइंट इज पोलैरिटी ऑफ पर्सन। पोलैरिटी ऑफ पर्सन मीन्स ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन्स। ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कभी भी कोई अकेला व्यक्ति एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण नहीं कर सकता, इसके लिए हमें बहुत सारे पर्सन्स की आवश्यकता होती है। तो ग्रुप ऑफ मैनी पीपल्स, यहाँ पर पर्सन्स का ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग लोगों का होना ज़रूरी है जो संस्था के अलग अलग कामों को संभालते हैं। तो सेकंड फीचर हमारा आता है कि यहाँ पर पोलैरिटी ऑफ पर्सन्स होती है। थर्ड इज़ द कॉमन ऑब्जेक्टिव। हर संस्था का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो काम करती है, जिसके लिए सारे फंक्शंस किए जाते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, लेकिन उन सबको करने का हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो हर संस्था में जो भी व्यक्ति काम करता है उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। सभी ग्रुप ऑफ पर्सन उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ही काम करते हैं। फोर्थ इज द ऑर्गेनाइजिंग इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ऑर्गेनाइजिंग को हमने एक मशीन कहा है। नो पार्ट कैन अफोर्ड टू बी इल फिटिंग। अगर हमारी मशीन का एक पार्ट भी बेकार हो, एक पार्ट भी सही तरीके से फिट ना किया हो, तो हमारी मशीन मूव नहीं करती। उसी तरीके से अगर हमारी संस्था में कोई भी डिपार्टमेंट, परचेजिंग का, प्रोडक्शन का, सेल का, रिसर्च का, कोई अगर एक डिपार्टमेंट भी काम सही नहीं करेगा तो हमारी इसका इफेक्ट सभी संस्था को पड़ता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन की तरह काम करती है जहाँ पर सभी पार्ट्स के द्वारा, सभी डिपार्टमेंट के द्वारा काम किया जाना आवश्यक होता है। फिफ्थ इज द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स एम ऑफ ऑल दिस पर्सन्स हैपन टू बी द सेम। अगर एम सभी लोगों का एक है तो संस्था में जितने डिपार्टमेंट हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन के काम पर डिपेंड होता है, तभी हमारी संस्था का मेन गोल अचीव होगा। तो संस्था के डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारे ये 5 फीचर हैं कि यहाँ पर प्लेरिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए, काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सबका एक है, सबका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सभी डिपार्टमेंट का सही तरीके से काम करना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हमारा क्या होता है कि अगर हम संगठन बनाते हैं उससे क्या फ़ायदे होंगे।
देखिए, पहला हमने कहा है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? निपुणता। हर पर्सन हर काम में परफेक्ट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि जो पर्सन जिस काम में परफेक्ट होता है, या एक पर्सन जब एक काम को बार बार करता है तो वो उस काम में क्या हो जाता है? स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो मैक्सिमम वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड इन द मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम। तो वो एक बहुत बड़े काम को बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो संगठन में हम क्या करते हैं? काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जब एक काम बार बार उस पर्सन द्वारा रिपीट किया जाता है तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है, जिसका बेनिफिट हमारी पूरी संस्था को होता है। सेकंड इज द क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। क्लैरिटी मीन्स कि डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट पर्सन्स, कि किस किस पर्सन्स को क्या क्या अथॉरिटी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्योंकि अगर हमें यह पता होगा, ये क्लैरिटी होगी कि कौन से पर्सन को हमने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इससे हम इजीली अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि किस काम के लिए कौन सा पर्सन उत्तरदायी होगा। थर्ड इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का उच्चतम प्रयोग। जब एक मशीन एक दिन में 50 चीज़ें बना सकती है और आप एक मशीन से 10 चीज़ें बना रहे हैं, तो इससे तो हमारी संस्था को बहुत लॉस होगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है कि नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कि कोई भी काम को बार बार रिपीट नहीं होना। कि अगर हम एक काम को एक व्यक्ति को देंगे और वो उस काम को बड़े अच्छे ढंग से करेगा, तो हमारा सभी साधनों का, सभी रिसोर्सेज का सही प्रयोग होगा। इससे हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और संस्था की इसमें क्या होगी? संस्था को इससे बेनिफिट भी होगा। फोर्थ इज द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया रिसोर्सेज का, प्रॉपर काम को डिवाइड किया, तो कंपनी कैन इजीली मीट द चैलेंज एंड कैन एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज इन ए प्लान्ड मैनर। देखो, जब हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सही तरीके से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे, तो हम एक बिजनेस को एक प्लान्ड मैनर से, एक सही तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर हमारी संस्था में एक अच्छा सा संगठन तैयार किया गया है, सही तरीके से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, तो हमारी संस्था बहुत कम समय में ग्रोथ अचीव करेगी। तो इस तरीके से हमारी संस्था के ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे और कुछ इम्पोर्टेंस थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कि ऑर्गेनाइजिंग के टाइप क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग हमारा कितनी तरह का होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग हमारा होता है दो तरह का, एक होता है फॉर्मल और एक होता है नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल होता है औपचारिक और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क। एक काम को पूरा करने के लिए जब सिस्टेमेटिकल ढंग से संस्था के द्वारा कोई ढांचा क्रिएट किया जाता है, उसे कहते हैं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हर एक व्यक्ति को पता होता है कि उसकी क्या जॉब है, क्या ड्यूटी है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो कि डेलिब्रेटली जानबूझकर बनाया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, उसे हम कहते हैं फॉर्मल। बट इसके अलावा अगर हम इनफॉर्मल की बात करें, while working at those job positions the individual interact with each other and develop some social and friendly groups in the organization। देखो, जब हम संस्था में काम करते हैं तो आपस में पर्सन एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं और उनका आपस में एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है, उनकी आपस में एक फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाती है। तो उनसे जो रिलेशंस क्रिएट होते हैं, उनसे जो उनके बीच में एक संबंध क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल, जो कि जानबूझकर संस्था के द्वारा नहीं बनाया गया। ये उनके आपसी रिलेशन के कारण ऑटोमेटिकली उनके रिलेशंस में क्रिएट हो जाता है, उसे कहते हैं इनफॉर्मल। तो अगर हम सीधी सी बात करें, जो फॉर्मल होता है वो हमारी मैनेजमेंट क्रिएट करती है, लेकिन जो इनफॉर्मल होता है वो उनके आपस में ही एक दूसरे से रिलेशंस के कारण क्रिएट हो जाता है। अब हम
फॉर्मल के भी फीचर्स करेंगे और इनफॉर्मल के भी फीचर करेंगे, जो कि इनके डिफरेंस भी बन जाएंगे। सबसे पहले हमारा फीचर आता है फॉर्मल का, कि डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारी संस्था के द्वारा बनाया गया है, इसमें संस्था में हर एक व्यक्ति को पता होगा कि हमारा उनसे क्या रिलेशन है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ हैं, तो ये आपस में इंटर रिलेशन होंगे। लेकिन जो इनफॉर्मल है ये फॉर्मल पर डिपेंड होता है। जब भी हम किसी संस्था में जाते हैं, हमारा वहाँ पर उस संस्था के लोगों से एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। ये जो इनफॉर्मल रिलेशन है ये फॉर्मल के कारण ही क्रिएट होता है, क्योंकि फॉर्मल में हम उस संस्था में जाते हैं और वहाँ के जब लोगों से मिलते हैं तो हमारा रिलेशन क्रिएट होता है। तो फॉर्मल में तो हमारा ये डिफाइन होता है, लेकिन इनफॉर्मल में ये हमारा फॉर्मल के कारण क्रिएट होता है। ऐसे ही जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, सो देयर इज रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिटन रूल एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। बट आपस में जब हमारी फ्रेंडशिप होती है, जब हम काम करते हैं, वह कोई रिटन रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता और वहाँ पर कोई भी पर्सन कोई भी काम कर सकता है। लेकिन थर्ड पॉइंट, अगर हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग काम होगा, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम होगा, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। लेकिन इनफॉर्मल हमारा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो ये रिलेशंस क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर हमारी लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है। फोर्थ इज द इट इज इम्पर्सनल। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, सो पर्सनल फीलिंग आर इग्नोर्ड। यहाँ पर कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती और यहाँ पर केवल डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल में फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर केप्ट इन माइंड, वहाँ पर हम आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं। फिफ्थ इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ काम का बंटवारा किया जाता है, काम के डिवीज़न किया जाता है। हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस डिपार्टमेंट को करना है। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ट नहीं होता कि किस पर्सन ने किस पर्सन के साथ ही फ्रेंडशिप करनी है, किसके साथ इंटरेक्ट होना है। तो यहाँ इनफॉर्मल में हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट नहीं होता, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशंस भी हमारी कोई रिटर्न कोई कुछ भी नहीं होती। यहाँ पर ये आपस में ही एक दूसरे के संबंध में आकर क्रिएट होती है। तो हम ये फीचर्स भी ले सकते हैं और हम इसको एक फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंस की तरह भी लिख सकते हैं। तो आज आप 3 क्वेश्चंस राइट कर सकते हैं कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स फीचर्स, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स इम्पॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फीचर्स। आज आप ध्यान से इन सबको पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर राइट करेंगे। ओके।